नमस्कार मित्रों, अपन ने रीड लेवल सेकंड के अंदर प्रकाश और ध्वनि के नाम से जो अपना जो चैप्टर था जो सिलेबस में दिया हुआ था उसका प्रकाश वाला जो पार्ट है वो अपन ने उसका कंप्लीट कर लिया था। अब उसका नेक्स्ट पार्ट अपन इसमें शुरू करने जा रहे हैं, वो है ध्वनि। अब इस ध्वनि को भी उसी प्रकार से अपन उसके अलग अलग हिस्सों के रूप में अपन उसे पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये जान लें ध्वनि वाले चैप्टर के अंदर कि तरंगें होती क्या हैं, तरंग कहते किसे, तो तरंग को अपन कैसे डिफाइन करें। देखो इसका सिंपल से कुछ एग्जांपल्स देखें। वैसे अपन तरंग कहते किसे हैं, तरंग से तात्पर्य होते ऊर्जा के संचरण की विधि जिसमें कि माध्यम के कण अपने स्थान पर ही रहते हैं और ऊर्जा का संचरण कर देते हैं, यही क्या है, तरंग है। इसका सरल सा एग्जांपल देखें, जैसे कोई सरोवर या कोई जल का कोई स्रोत है, या यूं कह सकते हैं कोई सरोवर या कोई तालाब है, उसमें अगर कोई कंकड़ फेंका जाए तो जिस स्थान पर कंकड़ या पत्थर को अपन फेंकते हैं वहां एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, यानी एक तरह से डिस्टरबेंस हो गया। वो डिस्टरबेंस ही वाकई में क्या है, तरंग है। और जब वो डिस्टरबेंस किनारे की ओर बढ़ता हुआ जाता है, किनारे की ओर वो जब डिस्टरबेंस बढ़ता हुआ जाता है तो इसे ही कहा जाता है तरंगति। यानी कि आपने देखा होगा इस तरह से यो यो विक्षोभ इस तरह से यो बढ़ता हुआ चला जाता है, यही क्या है, तरंगति है। और ये जो विक्षोभ जो उत्पन्न हो गया है इसे कहा गया है तरंग कहा गया है। और अपन एक अन्य एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे मान लिया कहीं कोई लाइन लगी हुई है, अगर कोई खिड़की के पास आगे कोई पहला व्यक्ति खड़ा हुआ है और जो सबसे लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है वो अगर आगे वाले व्यक्ति के इस तरह से धक्का देकर के वापस से अपनी पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेता है, तो आप क्या देखते हैं, उस पीछे वाले व्यक्ति ने अपने से आगे वाले व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का क्या कर दिया है, संचरण कर दिया है और वापस से अपनी पूर्व अवस्था को क्या कर लिया, उसने प्राप्त कर लिया है। अब उससे आगे वाला व्यक्ति भी यही करेगा और ये क्रम जारी रहते हुए क्रमशः लास्ट में जो खिड़की के पास व्यक्ति है उसे इस बात का एहसास होगा कि वो भी आगे की ओर क्या होगा, दीवार पे जाके टकराएगा। तो ये भी ऊर्जा के संचरण की विधि है और यही एक प्रकार से क्या है, तरंग है। अब देखिए यहां अब अपन जो सबसे पहले अपन जान रहे हैं कि तरंग है क्या, या तरंग गति से संबंधित अपन कुछ बातें करेंगे। तो देखो तरंगों के वर्गीकरण की बात करें तो तरंगों को कई प्रकार से विभक्त किया गया है, कई प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहले तरंग को बांटा गया है माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर तरंगे दो प्रकार की हैं, एक तो विद्युत चुंबकीय तरंगे और एक यांत्रिक तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं, वो कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता चुका हूं। लाइट वाले चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बता चुका था। इनको आप कैसे याद रख सकते थे, GXUVIMR, इस सिक्वेंस से अपन इसको याद रख सकते हैं। ये जो सातों भाग है, G का मतलब गामा रेज, X का मतलब एक्स रेज, U का मतलब UV रेज यानी अल्ट्रा वायोलेंट, V का मतलब वायोलेंट, जो अपन ने इस तरह से देख लिया था। तो ये जो रेज थी V यानी विजिबल लाइट, इस तरह से रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है जिनके लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बात करते हैं यांत्रिक तरंग, यानी ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इस यांत्रिक तरंग को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। माध्यम के कणों के संचरण के आधार पर, या यूं कह सकते हैं माध्यम के कणों के कंपनों की विधा के आधार पर, माध्यम के कणों के कंपनों की विधा के आधार पर यांत्रिक तरंग को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। वैसे इसको अपन अलग से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे इस आधार पर अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती। तो अपन एक एक करके इनको अपन समझते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर लिख दें तरंगे, या यूं कह सकते हैं वेव्स। तरंगे या वेव्स, तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन अपन इसकी दे देते हैं, किसी माध्यम में अग्रसित होती हुई यानी बढ़ती हुई जो विक्षोभ श्रृंखला है उसे ही क्या कहा जाता है, तरंग कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं किसी माध्यम में अग्रसित
होती हुई किसी माध्यम में अग्रसित होती हुई विक्षोभ श्रृंखला। तरंग कहलाती है। या इसे केवल इतना सा ही अपन कह के छोड़ दें, किसी माध्यम में अग्रसित होती हुई विक्षोभ श्रृंखला, यही क्या है? तरंग है। अब देखिएगा तरंग का अपन विभक्तिकरण के, तो विभक्तिकरण के तरंग के कई प्रकार से अपन बांट सकते हैं, कई प्रकार होते हैं। एक तरंग और अपन जानते हैं द्रव्य तरंगे, मैटर वेव, जिसकी अपन यहां चर्चा नहीं करेंगे, केवल नाम ले रहे हैं। और भी अन्य कई प्रकार हैं। तो देखिए अपन तरंग को, जो तरंगे हैं उसको माध्यम की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार में बांटेंगे। यहां लिख देता हूं मैं, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। तो देखो भाई, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे दो प्रकार की हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं, एक एक करके उनको अपन समझेंगे। नंबर 1, सबसे पहला प्रकार अपन ले रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। नंबर 1, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या आप कह दीजिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या इसे शॉर्ट में अपन कहेंगे EMW। इन विद्युत चुंबकीय तरंगे कह दो, अथवा इसे ही कह सकते हैं अपन यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे, ये लो। फिर नंबर 2, पहले तो अपन इसको जान लें कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं क्या, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, अर्थात जो निर्वात में भी गमन कर सके। तो आप कह सकते हो जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता न हो, जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता न हो। इसके एग्जाम्पल्स देखिए। तो एग्जाम्पल्स का मैंने इसका सिंपल सा तरीका आपको बताया याद रखने का, GXUV IMR, इस क्रम से आप इसे याद रखें। G का मीन्स देखो, वापिस से मैं बता दूं, G का मीन्स गामा रेज, X का मतलब एक्स रेज, U का मतलब अल्ट्रा वायोलेंट रेज यानी पराबैंगनी किरणें, V का मतलब विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, I का मतलब इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगे, M का मतलब माइक्रोवेव्स अर्थात सूक्ष्म तरंगे, R का मतलब रेडियो वेव्स अर्थात रेडियो तरंगे। ये इसकी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? एग्जाम्पल है। अब देखिएगा इसके बारे में कुछ पॉइंटों की और अपन थोड़ी सी चर्चा और कर सकते हैं। इसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं अपन, डिटेल से इसे नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपन अपने टॉपिक से अपन भटक जाएंगे। तो अपना जो टॉपिक है उसी को अपन इतना ही जान रहे हैं जितना अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो व्याख्या है वो की थी मैक्सवेल ने, यानी मैक्सवेल ने ये इनके बारे में डिटेल से बता पाए थे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वाकई में है क्या। लेकिन हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन किया। सर्वप्रथम मैक्सवेल ने यह भी बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं जो कि परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। इसके अलावा इनके जो कंपन का तल है तरंग संचरण के क्या होता है? लंबवत होता है, यानी ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये भी किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने बताया कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है,
तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण ही यही कारण है कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी संचरण कर पाती हैं। तो इन पॉइंटों को अपन इसके संदर्भ में अपन लिख लें तो अपन इसमें जनरल चीजें इसकी लिख रहे हैं। वैसे ध्यान रहे विद्युत चुंबकीय तरंग का पूरा एक चैप्टर होता है फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW के नाम से, लेकिन उसकी अपन यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि नहीं तो अपन सिलेबस से भटक जाएंगे। अपन को मुख्य रूप से इसमें पढ़ना है ध्वनि तरंगे और उसी पर अपन को फोकस करना है। यहाँ तो एक तरह से अपन उसकी ध्वनि वाले के लिए पहले से अपन उसका एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, यानी उसका एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। तो देखिए अपन विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए क्या कह सकते हैं, मैक्सवेल ने EMW की क्या की व्याख्या की। मैक्सवेल भाई साइंटिस्ट का नाम है, EMW की व्याख्या की और इसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, हर्ट्ज ने। तो अपन कह सकते हैं हर्ट्ज ने प्रायोगिक सत्यापन किया। फिर इसके बाद देखो मैं ये बात मैंने आपको बता दूं, लिखा नहीं रहा है या लिख नहीं रहा, मैं वैसे बता रहा हूं ओरली, कि मैक्सवेल के अनुसार EMW में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं और यही कारण है कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये आप ध्यान रखें क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट यहां से शुरू हो रहा है मेनली। फिर अपन बात करते हैं, देखो इसको नंबर A नाम देते हैं, फिर नंबर सेकेंड या इसे आप कह दीजिए नंबर B, इसे अपन कहेंगे यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स या प्रत्यास्थ तरंगे। यांत्रिक तरंगे या इसे ही कहा जाता है प्रत्यास्थ तरंगे। नंबर B यांत्रिक तरंगे अथवा इसे कहा जाता है प्रत्यास्थ तरंगे। प्रत्यास्थ तरंगे या यांत्रिक तरंगे हैं क्या, देखो इसके लिए क्या कहा, जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता न हो, ध्यान रखना न हो, और यहां क्या होगा, जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता हो, जिनकी संचरण हेतु माध्यम आवश्यक हो। देखो इसमें तो क्या होगा, माध्यम आवश्यक हो और इसमें माध्यम की आवश्यकता ही ना हो। अब ये जो यांत्रिक तरंगे हैं, ये यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की हैं। वैसे तो अपन तरंग को कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन यहां अब जो वर्गीकृत अपन कर रहे हैं नंबर B1, यहां अपन इसे वर्गीकृत कर रहे हैं यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। तो यह दो प्रकार से अपन बांट दिए। फिर यांत्रिक तरंग को बांट रहे हैं माध्यम के कणों के कंपनों की विधा के आधार पर। तो देखो माध्यम के कणों के कंपनों की विधा के आधार पर, माध्यम के कणों के कंपनों की विधा के आधार पर यांत्रिक तरंगे यानी कि प्रत्यास्थ तरंगे ये भी दो प्रकार की है। नंबर B1 ले रहा हूं मैं अनुप्रस्थ तरंगे।
अनुप्रस्थ तरंगें, या आप इसे कह सकते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। नंबर B2 अनुदैर्ध्य तरंगें। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यानी अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अब ये है क्या, अब अपन इसको जानेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगों को अपन डिफरेंस के रूप में ही अपन इसे अलग से पढ़ेंगे। अगर माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत अगर कंपन करते हैं, अगर माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं तो इस प्रकार की तरंगें कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। और अगर माध्यम के कण तरंग संचरण के तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं तो तरंगें कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। और अगर माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश कंपन करते हैं, जिस डायरेक्शन में तरंग का संचरण हो रहा है, तो ये तरंगें कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। ध्यान रहे विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, जबकि ध्वनि की तरंगें हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। तो देखो अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले अपन ने जाना तरंगें। तरंग है क्या, किसी माध्यम में अग्रसित होती हुई विक्षोभ जो श्रृंखला है उसे अपन ने तरंग कहा। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगें दो प्रकार की, विद्युत चुंबकीय तरंगें और दूसरी कौन सी ली मैंने, यांत्रिक तरंगें, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और सेकंड है यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंगें। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उसके अपने कुछ पॉइंट लिखे जिसके एग्जाम्पल विशेषकर आपको ध्यान रखने हैं कि GX UV IMR। जी का मतलब गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेंट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रो रेज, और आर का मतलब रेडियो वेव्स। ये अपने पास एग्जाम्पल हो गए। मैक्सवेल ने EMW की व्याख्या की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की व्याख्या की। हर्ट्ज ने इनका क्या किया, प्रायोगिक सत्यापन किया, सामान्य बातें लिख ली। मैक्सवेल ने ही ये भी बताया कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र किसमें है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में है। फिर इसके बाद अपन बात कर रहे हैं यांत्रिक तरंगों की, जिन्हें अपन प्रत्यास्थ तरंगें भी कहते हैं। इसके लिए क्या कहा, जिनके संचरण हेतु माध्यम आवश्यक हो। फिर इसके माध्यम के कणों के कंपनों की विधा के आधार पर ये दो प्रकार की हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। ध्यान रहे तरंग एक प्रकार से ऊर्जा और संवेग के संचरण की क्या है, विधि है, जिसमें कि माध्यम के कण अपना स्थान बदले बगैर ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। जिसके मैंने दो एग्जाम्पल आपको बताए, जैसे कि शांत जल के अंदर किसी कंकड़ को फेंकने पर उसमें विक्षोभ का उत्पन्न होना, और कोई लाइन लगी हुई है उसमें पीछे वाले व्यक्ति का आगे की ओर झुक करके ऊर्जा का संचार करके पुनः अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेना। ऐसी स्थिति के जो एग्जाम्पल है वो तरंग संचरण की घटना को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब अपन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर के रूप में इसे समझें ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। तो अब इसको मैं साफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एज इट ऐसे कैसे नोट कर लें, अपनी नोटबुक में नोट करें। इसके आगे का पार्ट जो है एक एक के बारे में अपन अब जानेंगे कि डिटेल से इसमें क्या क्या है, कि इस तरंग को क्या कहा जाता है और इस तरंग को क्या कहा जाता है। ये चीजें अब अपन इसमें समझेंगे। देखो ये बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन की। अपन इसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक धीरे धीरे पहुंचेंगे, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए अब अपन इसके अंदर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों की अपन बातें कर रहे थे। नंबर B1 मैंने यहां लिखा था अनुप्रस्थ तरंगें, या यो कह सकता हूं अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। यहां इधर मैंने लिखा था
नंबर B2 अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब इनमें अपन डिफरेंस के रूप में इसे समझें क्योंकि बेसिक चीजें हैं। तो देखो भाई, अनुप्रस्थ तरंग के लिए मैंने क्या कहा था? फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा था माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत क्या करते हैं? कंपन करते हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। यानी वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। और ये मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि माध्यम के कणों के कंपनों की विधा के आधार पर यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। यहां देखिए, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? यहां इसके लिए मैंने लिखा माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। यहां क्या होगा? माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश कंपन करते हैं। माध्यम के कण, क्योंकि जिस माध्यम में संचरण करेंगी, क्योंकि यांत्रिक तरंग से तात्पर्य मैंने क्या बताया? जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। तो देखो, माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश, माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश कंपन करते हैं। अगर माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश कंपन करते हैं तो इस प्रकार के तरंग को कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। और अगर माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं तो इस प्रकार के तरंग को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। देखिए, माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदेश, या यूं कह सकते हैं माध्यम कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। अब देखिएगा कैसे। जैसे मान लिया कि तरंग का संचरण यूं है और माध्यम के कण इस प्रकार से कंपन कर रहे हैं। तरंग के संचरण के कैसे हैं? ये लंबवत। अगर तरंग संचरण के लंबवत इस प्रकार से अगर कंपन होते हैं तो ये कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। और तरंग संचरण के अनुदिशी कंपन हो, यानी कि इस तरह से ही कंपन हो रहे हो, तो ये कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अब और विशेषता और देखें। अनुप्रस्थ तरंग के अंदर स्रंग और गर्त पाए जाते हैं। देखो कैसे। ये वाला जो शीर्ष वाला भाग होता है इसे कहा जाता है स्रंग, और ये वाला भाग है इसका गर्त। यानी कि अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं? इसके लिए अपन यूं कह सकते हैं स्रंग वे गर्त बनते हैं। स्रंग वे गर्त बनते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में ध्यान रहे, स्रंग वे गर्त बनते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग की अगर बात करें तो इसमें स्रंग और गर्त के स्थान पर क्या बनाएंगे अपन? इसमें संपीड़न वे विरलन बनते हैं। संपीड़न वे विरलन बनते हैं। तो ध्यान रहे, इसके अंदर स्रंग और गर्त बनते हैं, जबकि इसमें संपीड़न और क्या बनते हैं? विरलन बनते हैं। फिर एक बात, ये तरंगें उस माध्यम में संचरित होती है जिसमें क्या हो? दृढ़ता हो। अनुप्रस्थ तरंग के लिए देखो, ये तरंगें उस माध्यम में संचरित होती है। ये तरंगें उस माध्यम में संचरित होती है जिसमें दृढ़ता हो, रिजिडिटी हो। ध्यान रखना,
ये तरंगे उस माध्यम में संचरित होती है जिसमें क्या हो, दृढ़ता हो, जबकि ये तरंगे उस माध्यम में संचरित होती है जिसमें आयतन विकृति हो। देखो डिफरेंस अपने आप ही आता जा रहा है। ये तरंगे उस माध्यम में संचरित होती है जिसमें आयतन विकृति हो। देखो भाई, विकृति होती क्या है? विकृति से तात्पर्य है किसी राशि में परिवर्तन बटे उसका प्रारंभिक मान आ जाता है। जैसे कि लंबाई में विकृति, जिसे अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। इसी तरह से होती है आयतन विकृति, यानी आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। इन दोनों का जो अनुपात है उसे ही कहा जाता है आयतन विकृति। तो ये तरंगे उस माध्यम में संचरित होती है जिसमें दृढ़ता हो, और ये तरंगे उस माध्यम में संचरित होती है जिसमें क्या हो, आयतन विकृति हो। ध्यान रहे, स्रंग से स्रंग तक की जो दूरी ली जाती है, क्या कह रहा हूं मैं, स्रंग से स्रंग तक की जो दूरी ली जाती है उसे कहा जाता है तरंग दैर्ध्य, यानी कि 1 लैम्डा कहा जाता है। अथवा कह सकता हूं गर्त से गर्त तक की जो दूरी ली जाती है उसे भी कहा जाता है तरंग दैर्ध्य, यानी कि लैम्डा के द्वारा अपन दर्शाते हैं। अर्थात यूँ कहा जा सकता है किन्हीं दो क्रमागत संगत बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वही तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसी प्रकार से अनुदैर्ध्य तरंग के लिए हुई क्या, अनुदैर्ध्य तरंग के लिए अगर अपन बात करें तो संपीड़न से संपीड़न तक की जो दूरी होगी वो कहलाएगी तरंग दैर्ध्य। अथवा यूँ कह सकते हैं विरलन से विरलन तक की जो दूरी होगी वो भी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। अर्थात किन्हीं दो क्रमागत संगत बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब इन पॉइंट को और अपन इसके अंदर नोट कर लें तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, एक तरह से यहाँ अपने पास ये डिफरेंस चल रहा है जिसको कि अपन ने जान लिया है और समझ लिया है। कुछ डिफरेंस और अपन इसके अंदर कर लेते हैं। देखिएगा, अब आप इसमें अनुप्रस्थ तरंग के लिए क्या कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि गर्त से गर्त, गर्त से गर्त, या यूं कह सकते हो स्रंग से स्रंग, या स्रंग से स्रंग तक की जो डिस्टेंस होगी इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, लैम्डा से, और इसे क्या कहा जाएगा, तरंग दैर्ध्य। अगर इसकी बात करें अनुदैर्ध्य तरंग की तो इसमें अपन कह सकते हैं संपीड़न से संपीड़न, संपीड़न से संपीड़न, या विरलन, संपीड़न से संपीड़न, या अपन इसे कह सकते हैं विरलन से विरलन। इसे क्या कहते हैं अपन, लैम्डा कहते हैं। तो देखो ये अपन ने जान लिया। अगर इसमें एक जनरल क्वेश्चन पूछ ले जाए कि अगर क्रमागत स्रंग से गर्त तक की दूरी बताइए तो क्या होगी, देखो क्रमागत गर्त से स्रंग, तो ये होगी सदैव λ/2। और यूं कह दिया जाए कि क्रमागत स्रंग से गर्त तो भी ये डिस्टेंस होगी कितनी, λ/2 होगी। यहां ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यूं कह दिया जाए
कि क्रमागत विरलन से संपीड़न, अगर विरलन से संपीड़न की कहा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, λ/2। एवं यूं कह दिया जाए कि क्रमागत संपीड़न से विरलन तो ये भी होगी कितनी, λ/2 होगी। अब इसी में आगे की कुछ बातें और अपन देखें। अपन क्या देख सकते हैं कि ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसके लिए मैंने क्या कहा, उस माध्यम में या उन माध्यम में संचरित होती है जिनमें क्या हो, दृढ़ता हो, जबकि ये तरंगे उस माध्यम में संचरित होती है जिसमें क्या हो, आयतन विकृति हो। यही तो मैंने बताया। अगर ऐसा है तो यहां पर भी एक पॉइंट और अपन नोट कर सकते हैं कि ये तरंगे केवल ठोस और द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। ये तरंगे केवल ठोस व द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। और अगर इसकी बात की जाए तो मैंने क्या कहा, ये तरंगे उस माध्यम में उत्पन्न होती हैं जिसमें आयतन विकृति हो। तो यूं कहा जा सकता है ये तरंगे सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है, जबकि ये केवल कहाँ होंगी, ठोस व द्रव की सतह पर। और इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, ये तरंगे सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं। ये तरंगे सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं। ये तरंगे सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है, जबकि ये ठोस व द्रव की सतह पर ही क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। अब अपन यो भी कह सकते हैं, देखो मैंने इसमें लिखा है ये तरंगे केवल ठोस व द्रव की सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि उनकी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, पानी के अंदर और वायु में नहीं हो सकती। यानी इसी में आगे यूं और कह सकते हैं, पानी के अंदर, पानी के अंदर, पानी के अंदर एवं वायु में नहीं हो सकती, क्योंकि केवल सतह पर उत्पन्न होती है, अंदर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके भीतर अपरूपण गुण नहीं होने के कारण, अपरूपण गुण नहीं होने के कारण ये उनके भीतर उत्पन्न नहीं होती है, जबकि ये तरंगे सभी माध्यमों में क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। फिर देखिए अपन इसमें एक और विशेषता और जान लें, जो कि अंतर के रूप में अपन जान सकते हैं। इन्हें अपरूपण तरंगे कहते हैं और इन्हें क्या कहेंगे अपन, दाब तरंगे कहेंगे। तो अपन कह सकते हैं इन्हें अपरूपण यानी कि शेयर तरंगे, इन्हें अपरूपण तरंगे या शेयर वेव्स भी कहते हैं। और इन्हें अपन कह देंगे दाब तरंगे यानी कि प्रेशर वेव। इन्हें दाब तरंगे प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। अब देखिएगा एक विशेष अंतर की अपन इसमें और चर्चा करेंगे। वो विशेष अंतर क्या है वो आप देखिएगा। वो विशेष अंतर ये है
कि तरंगों का एक विशेष गुण है, वो है ध्रुवण। देखो, व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी तरंगों के कॉमन गुण हैं, लेकिन ध्रुवण एक ऐसा गुण है जो कि केवल अनुप्रस्थ तरंगों में पाया जाता है, ध्रुव और अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं पाया जाता है। यानी ध्रुवण के आधार पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में विभेद किया जा सकता है। इस अंतर को आपको विशेष याद रखना है कि अनुप्रस्थ तरंग में क्या कह सकते हैं, ध्रुवण की घटना को ये क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करती है। कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगें। और जो अनुदैर्ध्य तरंगें होंगी ये ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित नहीं करती हैं। देखिए, आप टॉपिक को याद करें, अच्छे से समझें, ताकि आगे के कंटेंट्स आपके लिए आसान होते चले जाएं और आपको उनको याद रखना आसान रहे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपन इससे आगे का जो नेक्स्ट जो लेक्चर अपन बनाएंगे, उस लेक्चर के अंदर अपन इस अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरणों की अपन चर्चाएं करेंगे। यहाँ तो अपन ने इनकी केवल विशेषताओं के बारे में लिखा है कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या हैं और अनुदैर्ध्य तरंगें क्या हैं, इनके गुणधर्म, इनकी प्रॉपर्टी है, उसको अपन ने कंपेयर किया है। अगला जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर में अपन चर्चाएं करेंगे अनुप्रस्थ तरंग के एग्जाम्पल कौन से हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों को सम्मिलित कर रहे हैं, जो कि एक विशेष क्वेश्चन के रूप में बन जाते हैं। इसके अलावा तरंग के अन्य जो और प्रकार बनेंगे, जैसे ऊर्जा के आधार पर प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग। जिन तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है उन्हें कहा जाता है प्रगामी तरंगें, और जिन कि तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, यानी कि बद्ध होता है माध्यम, तो उन्हें कहा जाता है अप्रगामी तरंगें। उसके बारे में भी चर्चाएं अपन इसके अंदर करेंगे। तो पहले इस पॉइंट को यहाँ और ये लिख लें अपन कि ध्रुवण की घटना को ये तो क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, लेकिन ये तरंगें ध्रुवण की घटना प्रदर्शित नहीं करती हैं। ये तरंगें ध्रुवण यानी पोलराइजेशन, ये तरंगें ध्रुवण की घटना प्रदर्शित नहीं करती है। तो ध्यान रहे, नेक्स्ट जो लेक्चर है अपना, नेक्स्ट जो सेशन होगा, उसके अंदर अपन इसके तरंगों के अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगों के क्या करेंगे, अपन एग्जाम्पलों की क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको एज इट ऐसे कैसे आप इसे क्या करें, नोट कर लें। धन्यवाद।